तीसरी मंजिल पर छोटे छोटे 6 कमरों में एक ऐसे रिसाले ने जन्म लिया जिसने पढ़ने वालों के ज़ौक़ को दुनिया के आलमी अदब के जो शाहकार हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए और ज़बान के नए पैमाने मुकर्रर करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। आज से लगभग 53 साल पहले जनवरी 1970 में सबरंग का पहला शुमारा सामने आया। ये एक डाइजेस्ट था, बहुत से डाइजेस्टों में एक और डाइजेस्ट, लेकिन उस वक्त भी कोई नहीं जानता था कि यही डाइजेस्ट आने वाले दिनों में डाइजेस्टों की सिमत मुतय्यन नहीं करेगा, बल्कि रिसालों की सिमत मुतय्यन करेगा। ये तय करेगा कि अच्छा अदब क्या है और ये बताएगा कि अच्छा अदब पढ़ने के लिए सबरंग पढ़ना कितना जरूरी है। ये काम उस वक्त आज से 53 बरस पहले एक नौजवान ने किया और उनकी टीम ने किया। उस नौजवान का नाम था शकील आदिलज़ादा, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच शकील साहब। आज इनसे सबरंग की बातें होंगी, खुद इनकी अपनी बातें होंगी। शकील आदिलज़ादा साहब ने हमें इजाज़त दे रखी है कि इन्हें शकील भाई कहा करें। तो शकील भाई, मेरी आज तक समझ में ये नहीं आया कि आप तो एक डाइजेस्ट में, आलमी डाइजेस्ट में काम करते थे, आपने ये एक रिसाला निकालने का फैसला कैसे किया कि जब आपके पास वसाइल भी नहीं थे, मार्केट में पहले से एस्टैब्लिश्ड डाइजेस्ट मौजूद थे और एक नाकामी का खदशा बहरहाल आपके दिल में था, तो ऐसे में ये फैसला कैसे किया? में उस वक्त 2 डाइजेस्ट बहुत मशहूर थे, एक उर्दू डाइजेस्ट, दूसरा सैयारा डाइजेस्ट। सैयारा डाइजेस्ट की मकबूलियत, सैयारा उर्दू डाइजेस्ट की मकबूलियत देख के हमने अपने अदबी और इल्मी रिसाले इंशा का नाम तब्दील करके पहले इंशा डाइजेस्ट किया, फिर वो आलमी डाइजेस्ट हो गया। आलमी डाइजेस्ट गालिबन सन 63-64 में निकला और मैंने उससे निजात पाई 69। अच्छा, अब ये सवाल कि क्यों ऐसा हुआ, वाक़या ये था कि आलमी डाइजेस्ट के जितने मुदीरान थे वो मेरे भाइयों की तरह थे, उनका घर मेरा घर था। लेकिन जब रिसाले की इशाअत इंशा से आलमी डाइजेस्ट करने पर 2-3 साल या 3-4 साल में 20,000 हो गई, तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हम जो भाइयों की तरह ये पर्चा निकालते हैं वैसा कुछ नहीं है। चुनांचे मैंने अपने तौर पर, चूँकि मुझे यकीन था कि मैं एक रिसाला निकाल सकता हूँ, सभी काम मैं करता था वहाँ आलमी डाइजेस्ट में। इसके गवाह हैं अनवर शऊर साहब। तो फिर ज़हन में यही आया कि भाई एक अपना रिसाला निकाला जाए। रिसाला निकालना बहुत मुश्किल काम है, और ख़ुसूसन उर्दू रिसाला। बहरहाल एक बग़ैर सरमाए के कुछ दोस्तों ने मदद की तो सबरंग निकला, और पहले 2 शुमारे 5,000 की तादाद में शाये हुए, लेकिन फ़रोख्त हुए 3,500। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। चुनांचे हमने
तीसरा शुमारा बिल्कुल लिया, फिक्शन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फिर पूरा का पूरा वो तीसरा शुमारा बिक गया, यानी 5 का 5,000। फिर उसके बाद चौथा शुमारा 6,000 निकाला, वो भी बिक गया। और ये एक रिकॉर्ड है कि पहले साल में किसी डाइजेस्ट या किसी उर्दू रिसाले ने 20,000 की इशाअत हासिल कर ली। पहले साल 20,000, दूसरे साल 42,000, तीसरे साल कोई 60,000 के करीब, और 5 साल में ये 1 लाख तक पहुंच गई और उससे आगे जाती गई। ये सूरत है। आपने एक इस्तिलाह ईजाद की कि सबरंग का एक खाना है, उस खाने में जो कहानी फिट बैठेगी वही गोया शाया हो सकेगी। अच्छा, अव्वल तो ये कि उस खाने की तारीफ क्या थी, वो खाना कैसे तयन होता था कि उस खाने में फिट बैठ रही है या नहीं। तो दूसरी बात यह है कि सुना यह गया है कि उस खाने में फिट ना बैठने की वजह से कृष्ण चंद्र और मुमताज़ मुफ्ती की कहानियां भी वापस हुई हैं। तो ये मुझे खाना भी बता दीजिए और इसकी भी तस्दीक कर दीजिए कृष्ण चंद्र वाली बात की। भाई, तय यह किया गया था कि सबरंग में जितने भी लोग हैं, हर शख्स से कोई आई हुई कहानी पढ़वाई जाएगी और उसकी राय वो लफ्ज़ों में नहीं देंगे कि निहायत अच्छी, बहुत अच्छी, बल्कि आदाद में देंगे। यानी 100 नंबर एक कहानी के रखे गए और ये तय किया गया कि आप इसे पढ़ें, आपकी राय में ये 50 नंबर की कहानी है या 60 नंबर की कहानी है, 70 की है, आप अपने नंबरों से अपनी राय जाहिर करें। तो अच्छा, अब उसमें यह था कि वो नाम भी लिखते थे कि मेरे इतने नंबर हैं, लेकिन कोई इस पर एतराज़ नहीं करता था कि आपने इतने नंबर कम या ज़्यादा क्यों दिए, तो बड़ी अच्छी कहानी थी। तो गोया ये एक जमहूरी सिलसिला था कि आपको कहानी दी जाए, आप उसे पढ़ें, आप जैसा समझें उस पर आदाद में अपनी राय दे दें। अच्छा, खाना जो था वो यही था, यानी सबरंग के जितना भी स्टाफ था, चाहे वो अकाउंटेंट हैं, वो कहानी पढ़कर अपनी राय देता था। ये था हमारा खाना, यानी सबरंग के स्टाफ के, हर किस्म के स्टाफ के, कि उसकी राय क्या है उन सब की। एक दफ़ा पर ये हुआ कि कृष्ण चंद्र साहब से कि कहानियाँ हमने बहुत छापी थी, तो उनसे मैंने कहा कि आप हमें कोई नावल भेजें, कोई हम सीरियलाइज करें। तो उन्होंने एक नावल भेजा जिसका नाम था सोने का संसार, क्या सोने का संसार। वो नावल पढ़ा तो अच्छा नहीं लगा, फिर तमाम सबरंग के लोगों को पढ़वाया गया, उन्हें भी कोई ख़ास पसंद नहीं आया। अब मुश्किल ये है कि कृष्ण चंद्र को किस तरह मना करें कि ये नावल जो है ये हमें पसंद नहीं आ रहा। तो उसके लिए लफ्ज़ खाना ईजाद किया गया और ये कहा उनसे, उनको ख़त लिखा गया कि ये हमारे खाने में फिट नहीं हो रही। वो समझ गए बात को। यही कुछ सूरत हुई मुमताज़ मुफ्ती साहब की। मुमताज़ मुफ्ती साहब की, अच्छा, हम बड़े अदीबों को ख़त नहीं लिखते थे कि आप हमारे लिए कहानी लिखें। उसकी वजह ये थी कि फ़र्ज़ कीजिए मैंने कासमी साहब को एक ख़त लिखा कि साहब सबरंग के लिए कुछ लिखिए, और उन्होंने कोई कहानी कोई चीज़ भेज दी और मालूम हुआ कि वो अच्छी नहीं है,
तो फिर कैसे उनको वापस करें। तो फिर बड़े अदीबों से हम राबिता नहीं रखते थे कि आप हमें चीज़ें भेजें, बल्कि उनकी छपी हुई चीज़ें जो अदबी रिसालों में छपती थी उसको मुंतखब कर लेते थे, और वो चूँकि अदबी रिसालों में छपती थी और वो बहुत कम पढ़ी जाती थी और डाइजेस्ट की इशाअत बहुत ज़्यादा थी, तो वो लोग उसे पहली बार पढ़ते थे उन कहानियों को। मुमताज़ मुफ्ती की बात हो रही थी, इब्न इंशा साहब ने मुझे वो कहानी दी कि ये मुमताज़ मुफ्ती की कहानी है, इसे देख लो। अच्छा, अब ये कि उसे पढ़ा गया तो वो अच्छी नहीं लगी, तो अब वो कैसे वापस करें, और ये कि इब्न इंशा साहब को भी क्या जवाब दें। कई साल गुजर गए, फिर एक दिन वो लंदन से आए और उन्हें याद था कि मैंने कहानी दी है और इन्होंने छापी नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि भाई मुमताज़ मुफ्ती साहब की कहानी का क्या हुआ। तो मैंने साफ साफ बता दिया कि भाई पसंद नहीं आई, तो उनका उनको भेज देते। मैंने कहा कि ये अच्छा नहीं लगता था कि उनको भेज दी जाए। उनका अच्छा मुझे भेज दो और मैं उन्हें वापस कर दूंगा। ये वाक़या हुआ। तो किस्सा ये था कि कोशिश यही की जाती थी कि बेहतर से बेहतर अदब शाये किया जाए। बेहतर से मुराद ये भी थी कि बेहतर दिलचस्पी का अदब, यानी उसमें बड़ी ऐसी कहानियाँ भी होती थी कि जो बड़ी बहुत कुछ ज़्यादा ही अदबी होती थी, उन्हें हम नहीं छापते थे, इसलिए कि वो दिलचस्प कम होती। तो दिलचस्पी एक उनसर था, दिलचस्पी, और बहुत अच्छी लिखी हुई वो कहानी। एक शकील भाई की ज़िंदगी में जाहिर है बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो समझिए कि पिटारी में रखे रहते हैं, उनका जिक्र कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। शकील भाई बुनियादी तौर पे बहुत कम गो हैं, तो बहुत से वाक़यात बयान करते हुए ये उसको इख्तिसार से बयान कर देते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी का एक अजीब वाक़या वो है जब इनकी एक साबिक सदर, हमारे एक साबिक फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक से मुलाकात हुई। एक मोहब्बत भरी मुलाकात हुई और उसका एक अजीब व गरीब नतीजा निकला। शकील भाई, आप गालिबन CPNE के इजलास में गए थे, वहाँ पे आपकी जनरल ज़ियाउल हक से मुलाकात हुई थी। वो आपसे मुलाकात करके चंद कदम आगे गए, वापस आए और उन्होंने कहा कि शकील आदिल दादा साहब सबरंग वाले आप ही हैं। और उसके बाद उन्होंने सबसे मुलाकात करने के बाद आपसे अलहदा भी मुलाकात की। तो वो किस्सा क्या रहा और उसका नतीजा क्या निकला? असल में CPNE का एक इजलास था इस्लामाबाद में। सबरंग CPNE का मेंबर था, तो जाना हुआ। इस्लामाबाद होटल में तकरीब थी जहाँ ज़ियाउल हक साहब को भी आना था। तो मैं मीर खलीलुर रहमान साहब के साथ खड़ा था और अनवर खलील साहब हुर्रियत के जो एडिटर थे वो तारुफ करा रहे थे सबका। तो जब वो हमारी तरफ आए तो उन्होंने पहले मीर खलीलुर रहमान साहब तो खैर सब जानते थे उन्हें, उनके लिए दो एक जुमले बोले, फिर मेरी तरफ आ गए। तो ज़ियाउल हक साहब ने मुसाफा किया, आगे बढ़ गए, फिर एकदम पीछे हटे और कहने के सबरंग वाले कौन से थे? तो उन्हें बताया है अभी तो आपसे बात हुई है। उन्होंने कहा अच्छा भाई, मैंने आपके रिसाले की बड़ी तारीफ सुनी है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कभी, तो मुझे कुछ रिसाले भिजवा दीजिए। मैंने कहा जी बिल्कुल। अब ये बात ख़त्म हो गई, तकरीब हो गई। तो मैं एक अरसे से कोशिश कर रहा था कि ख़वातीन का एक डाइजेस्ट निकाला जाए और डिक्लेरेशन मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि सदर साहब से कहूँ, तो खलील वो उन्होंने
हुर्रियत के जो एडिटर थे, क्या नाम, अनवर खलील, अनवर खलील साहब ने अपॉइंटमेंट ले दिया मेरा 4 बजे शाम को प्रेसिडेंट से कि वहाँ जाके मिलना है। चुनाचे मैं पहुँच गया वक्त पर। हाशमी साहब मरहूम जो थे ओरिएंट के, उन्होंने गाड़ी फराहम कर दी। कोई तकरीबन आधा 1 घंटे के इंतज़ार के बाद ज़िया-उल हक साहब ने बुला लिया अपने ख़ास कमरे में, जहाँ उनकी एक बेटी भी थी छोटी, सिद्दीक सालिक साहब भी थे। तो वहाँ बहुत सी बातें रिसालों पर होती रहीं, वो एक तफसील दास्तान है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि साहब मुझे ख़वातीन का एक रिसाला निकालना है, अरसे से डिक्लेरेशन पड़ा हुआ है, आप हज़राए करम डिक्लेरेशन जारी कर दें, ये सिफारिश कर दें। मैं उन्होंने कहा भाई ख़वातीन के तो इतने पर्चे निकलते हैं, आप निकाल कर क्या कमाल करेंगे। मैंने कहा कोशिश करेंगे। तो उन्होंने खैर सिद्दीक सालिक साहब को लिखवाया कि इनको कि डिक्लेरेशन के लिए बात की जाए। फिर कहने मैं कुछ शुमारे सबरंग के लेके भी गया था, जिसमें तमाम तर तस्वीरें जो थी वो ख़वातीन की थी। तो हाँ टाइटल पर तो कहने लगे कि ये ख़वातीन की तस्वीरें टाइटल पर क्यों छापते हैं आप। मैंने कहा साहब ये एक दिलकशी हो जाती है पैदा भाई। कह लगे नहीं मैं ये नहीं कहता कि ज़िया-उल हक की तस्वीर छापें आप, लेकिन कुछ और तस्वीरें भी होनी चाहिए। आपका रिसाला ख़वातीन का थोड़ी है जो ख़वातीन का टाइटल छापते हैं। अब मुझे कहना क्या था, मैंने कहा कि जी आइंदा ख्याल रखेंगे। कुछ तसव्वुफ की भी बातें हुई कि आप मजहबी क्या चीज़ छापते हैं। हमने कहा कि कुछ छोटे छोटे फिलर छापते हैं, मजहबी होते हैं। उन्होंने कहा नहीं बाकायदा मज़ामीन भी छापते हैं। मैंने कहा नहीं छापते, ये रिसाला सिर्फ फिक्शन का रिसाला। फिर कहने लगे कि मुझे कुछ पर्चे भिजवाए। कुछ तो मैं लेके गया था, दूसरे दिन हमने वो पर्चे इत्तलाआत को भिजवाए जो उन्हें मिल गए, और उसका नतीजा ये निकल हुआ कि सबरंग का कोटा कागज़ का बंद कर दिया गया। देखिए हुक्मरानों से मिलने के अपने नुकसानात होते हैं। सबरंग का कोटा बंद हो गया। जो जय्यद अदीब थे उन्होंने डाइजेस्टो में लिखने से गुरेज किया। उन्होंने ये समझा कि ये हमारे मायार से कुछ नीचे चीज़ है, तो हम इसमें ना जाएं, बल्कि हम अदबी पर्चों में छपें। और ये ट्रेंड अब तक मौजूद है। आपने कैसे कायल किया, राजी किया शौकत सिद्दीकी जैसे लोगों को, असद मोहम्मद खान जैसे लोगों को, जो हमारे अहद का समझिए सबसे बड़ा नाम है असद मोहम्मद खान, तो ये कैसे उनको आपने राजी किया, फिर उनसे मुसलसल लिखवाया और वो बहुत सुपरहिट चीज़ें साबित हुई। भाई शौकत साहब पड़ोसी भी थे हमारे, नॉर्थ नाज़िमाबाद के एल ब्लॉक में। तो मैं शौकत साहब से बार बार कहता था कि भाई आप कोई सीरियल लिखे हमारे लिए, क्योंकि बाकी जो अदीब थे उनके मुकाबले में शौकत सिद्दीकी कहानी पर बड़ी दस्तरस रखते थे। यानी वो कहानी लिखते थे, खालिसतन कहानी। मतलब खुदा की बस्ती उनकी मिसाल है। तो कोई 2.5-3 साल तक मैं उनसे कहता रहा कि भाई लिखें लिखें लिखें। आखिर वो जिच हो गए और उन्होंने कहा अच्छा मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं इतने पैसे लूँगा। तो मैंने अर्ज़ किया कि वो पेश कर दिए जाएंगे। तो वो फिर उन्होंने लिखना शुरू किया और तय यानी उनको लिफाफा, इधर किस्त मिलती थी उधर लिफाफा चला जाता था। अब वो
असद मोहम्मद खां तो दफ्तर मुसलसल आते थे, उनकी एक बैठक थी सबरंग, तो उनसे भी कहा जाता था कि चूँकि असद मोहम्मद खां भी कहानी लिखते हैं, अदब भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, तो वो इन लोगों को बहुत मुश्किल से राज़ी किया, लेकिन ये हो गए। और एक मैंने कृष्ण चंद्र का जिक्र किया था कि उनसे मैंने कहा कि आप कोई सीरियल लिखें, क्योंकि कृष्ण चंद्र भी कहानी के आदमी थे, मगर बाकी लोगों से हम नहीं कहते थे। इन दो हजरात से कहा और उन्होंने हमारे लिए लिखा, लेकिन मुश्किल से तैयार हुए थे ये सब, ये साहिबान। अब मौका मिला है तो एक ज़ाती शिकायत भी कर लूं। मौका इस हिसाब से अच्छा है कि आप स्टेज पर हैं और डांटेंगे नहीं उस तरह जो अकेले में आप डांट सकते हैं। मैंने और अकील अब्बास जाफरी ने मुतअद्दिद बार आपसे गुजारिश की कि आप जो आपका ज़ाती सफ़ा होता था और जो आपका इदारिया होता था उनको कंपाइल करें, उसकी इजाज़त दें, और आपने हमेशा उससे गुरेज किया, कुछ ना कुछ कह के टाल दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जो हमारे प्यारे हसन रज़ा गोंदल हैं बर्मिंघम में, इनको आपने कैसे इजाज़त दे दी कि वो सबरंग की जो गैर मुल्की अदब के तराजुम के जो मजमूए हैं वो कंपाइल करें। जेलम बुक कॉर्नर ने गालिबन 6 वॉल्यूम उसके शाये किए हैं, सब सुपर हिट गए हैं। तो ये कैसे हुआ? आपने हमें क्यों इजाज़त नहीं दी और उनको कैसे दे दी? नहीं, आप सिर्फ ज़ाती सफ़े और इदारिये की बात कर रहे थे। हसन रज़ा गोंदल बर्मिंघम में रहते हैं और सबरंग के आशिक़-ए-ज़ार हैं। उन्होंने तमाम शुमारे इकट्ठे रखे हैं उनके पास, और उन्होंने सब जितनी सबरंग में चीज़ें छपी हैं किस्तों के सिवा वो सब कंपोज करा ली, और ये तय किया कि जो कहानियाँ हैं वो किताबी सूरत में शाये की जाएं। उसमें ज़िक्र ज़ाती सफ़े या इदारिये का नहीं था। तो जेलुम बुक कॉर्नर वाले जो किताबें छाप रहे हैं, जिसमें 6 जिल्दें आलमी कहानियों की छप चुकी हैं और 3-4 और छपेंगी, उसके बाद उर्दू अदब का इंतखाब, और उसके बाद हिंदुस्तान बर्र-ए-सग़ीर की ज़बानों की कहानियाँ, वो 30-35 जिल्दें हो जाएंगी किताबों की। उसके बाद कई नंबर आएगा ज़ाती सफ़ा या इदारिये का। इदारिये तो खैर वो चूँकि मौजू वो होते थे उस ज़माने के मौजूज़ पर, तो उनके तुक छपने का कोई मेरे ख्याल से तुक नहीं है। अब रहेगा ज़ाती सफ़ा, तो उसमें मुझे कुछ थोड़ा सा काम करना था, क्योंकि वो पिछले शुमारे की बातें होती थी, जिससे ये नहीं है कि उसमें तरमीम और तस्हीह करने का वक्त नहीं मिला। और मैं अकील अब्बास जाफरी से मैंने ये मना नहीं किया, मैंने कहा कि छपेंगे, लेकिन ज़रा मैं पहले इसे देखूंगा, तो बात दुरुस्त कर लीजिए। अच्छा शकील भाई, एक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब वक्त बहुत कम रह गया है, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सबरंग की जो तराजुम के मजमूए सामने आए हैं, उनमें कहानी तो मौजूद है, लेकिन उसमें एक चीज़ कम है। कहानी मौजूद है, उसका मज़ा मौजूद है, तर्जुमा मौजूद है, आपका सिलेक्शन मौजूद है। हर कहानी के साथ उसका स्केच होता था, और वो स्केचेस इकबाल मेहदी भी बना चुके, जुल्फ़िकार अज़ीम भी बना चुके, फ़रक कमर भी बना चुके, और बतौर ख़ास इनाम राजा बहुत शानदार स्केच बना चुके। तो वो स्केचेस नहीं है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो इनाम राजा जैसे लोग थे, जिन्होंने ऐसे स्केचेस बनाए
कि मुझसे लोग कहते हैं कि आपकी जो बाजीगर के उस्ताद भट्टल का जो स्केच जो चेहरा बनाया है, शायद उससे परफेक्ट चेहरा नहीं बन सकता था, कंसीव नहीं किया जा सकता था। तो ये जौहर कहाँ से आपने तलाश किए थे और इनके साथ आपका सफ़र कैसा रहा? भाई स्केच यूँ नहीं दिए कि किताब में स्केच अच्छे नहीं लगते, पहली बात। दूसरे ये कि सब अच्छे स्केचेस नहीं थे, कुछ उसमें कमज़ोर भी थे, तो इस वजह से वो कमज़ोर भी देने पड़ते किताब में कहानी के साथ। तो इसलिए किताब को किताब ही रखा गया और उससे स्केचेस की किताब नहीं बनाया गया, कहानियों की किताब रखा गया। ये वजह थी। मेरे ख्याल से जवाब हो गया। एक और सवाल है जो मैं आपसे बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पिछले कोई 4 दिन में 5 दिन में कुछ 100-150 मैसेजेस आए हैं, तो मैं मजबूर होकर आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो आपकी किस्तवार कहानी है बाजीगर, इसके बारे में अफवाह ये है, वो आप तस्दीक करेंगे कि अफवाह है या नहीं है, कि आप उसकी आखिरी किस्त लिख रहे हैं। क्या वाकई आप उसकी आखिरी किस्त लिख रहे हैं? क्या वाकई ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? क्या हम इसको एक मुकम्मल कहानी, एक मुकम्मल नॉवेल के तौर पे देख सकेंगे? क्योंकि हमारा ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि वो उर्दू के चंद बड़े नॉवेलों में से एक मैं उसको समझता हूँ, उसकी कहानी को, उसकी बुनत को। तो क्या वाकई आप लिख रहे हैं और क्या वाकई हम उसको मुकम्मल होता देख सकेंगे? भाई बहुत से लोगों का तकाजा था कि इसे मुकम्मल किया जाए। अच्छा, कोई कहानी अगर अधूरी रह गई है तो उसे मुकम्मल तो होना चाहिए। तो ये वाक़या है कि मैं गुज़िश्ता कोई 2.5-3 साल से उसकी किस्त लिख रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं 5-6 साल के बाद मैंने कलम बाजीगर के लिए उठाया था, तो वो उसमें मुझे पिछला बहुत पढ़ना पड़ रहा, इस वजह से उसमें देर हो रही है। लेकिन आखिरी किस्त लिखना है और उसके लाहौर में एक साहब हैं अजमल शादीन, उन्होंने किस्त ये सीरियल बनाने के लिए टीवी की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, बहरहाल। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, फिर मैं अपने दोस्तों से पूछ लूँगा अगर कोई सवाल करना चाहे। ये बात भी गुज़िश्ता कोई 10 साल में, 15 साल में बार बार हुई है। रूफ कलासरा साहब ने भी एक दफ़ा ये बात की थी मुझसे, ये वैसे भी बात होती रहती है कि सबरंग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सबरंग का अहिया मुमकिन है? क्या सबरंग एक बार फिर शुरू हो सकता है? क्या आप खुद समझते हैं कि सबरंग की ज़रूरत है और क्या आप खुद में वो तवानाई पाते हैं कि अगर वसाइल मुहैया हों तो सबरंग की इशाअत का सिलसिला शुरू हो सके? भाई बात यह है कि एक अच्छा पर्चा अगर सबरंग था तो उसका एहया तो होना चाहिए। मेरी भी बाद औक़ात ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं ये जो बात की तवानाई की, उस कदर तवानाई जो शऊर भाई ने जिसका जिक्र किया कि कितनी मेहनत होती थी, क्या काम होता था, रात रात भर, रोज़ो शब का कोई में पैमाना नहीं था, तो उस जैसी तवानाई तो अब नहीं रही। लेकिन अगर असबाब मैसर हों, वसाइल हों, जिसका वादा रऊफ़ कलासरा साहब ने किया था और मुजीब शामी साहब ने किया था, और वो बैठे हैं सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने भी किया था, याद है अमेरिका में। तो देखिए, तो वो जब वो बात आगे बढ़ी तो मेरा काम तो नहीं था ना कि मैं कहता कि भाई आपने जो असबाब मुहैया करने मुझे दे दें। ये तो रऊफ़ कलासरा साहब का काम था, या ये कि शामी साहब का, या सुहेल वड़ाई साहब का।
नतीजा ये कि वो बात वहीं तक रह गई। लेकिन एक सबरंग जैसा पर्चा निकलने की मुझे भी ख्वाहिश है और मैं हर वक्त हाजिर हूँ। एक बात जो चलते चलते आपसे पूछ लेना ज़रूरी है, आप कहानी लिखते भी हैं, आपने हज़ारों कहानियाँ पढ़ी भी हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या उर्दू कहानी में कुछ तवानाई है? मुश्किल सवाल है। बात यह है मुख्तसरन कि जो कहानी यूरोप और मगरिब में शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं, उर्दू उनसे कम ही उनके लेवल पर आती है। लेकिन उर्दू में है कहानियां हैं, अच्छी कहानियां हैं, मगर यूरोप ने बड़ा काम किया उसमें। खुद रूस में कमाल की कहानियां हैं, फ्रांस में। तो उन्हें पढ़कर जब हम उर्दू कहानी पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि मामला भी और आगे जाना चाहिए। ये शकील साहब का निगार खाना था जिसकी बातें हो रही थी। मैं शुक्रगुजार हूँ आर्ट्स काउंसिल की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, उर्दू बोलने लिखने पढ़ने वालों की तरफ से, शकील आदिलज़ादा साहब का, तमाम मेहमानों का, शकील भाई का ख़ास तौर पर कि इन्होंने उर्दू के लिए जितना काम किया है, इनको खुद भी एहसास नहीं कि इन्होंने कितना काम किया है। इन्होंने लाखों लोगों की तरबियत की है, उनमें कहानी पढ़ने का शौक़ और ज़ौक़ पैदा किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम इनको रुख्सत करें खड़े होकर तालियां बजाकर। बहुत शुक्रिया।